नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्रभातम क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज अपन शिक्षण अभिरुचि के जो विगत परीक्षाओं में आए प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे। वैसे आपसे प्रभातम 500 प्रश्नों से संबंधित चर्चा करेगा ताकि आपके वो बीएसटीसी 2025 और बीएसटीसी पीटीटी 2025 के लिए उपयोगी साबित हो सके। इसलिए पहले अपन चर्चा करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाधक है? संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में कौन सा ऐसा तत्व है जो बाधक है? तो सांस्कृतिक समानता, ठीक है, स्पष्टता होनी चाहिए संप्रेषण में, संक्षिप्तता भी होनी चाहिए, लेकिन अधिक दुश्चिंता नहीं होनी चाहिए। तो अपने ये ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर सी है ये बाधक है संप्रेषण का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करते हैं तो कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक शिक्षक रूप में अपन क्या करेंगे? तो छात्र को कक्षा से निकाल देंगे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। उन छात्रों को अन्य छात्रों से पृथक कर देंगे, ये भी उचित नहीं बैठता है। अपनी शक्तियों का प्रयोग से विद्यार्थियों को सुधारेंगे, ये भी नहीं। लेकिन उस स्टूडेंट ने जिसने गलती की है उस स्टूडेंट को आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे, ठीक है ना। खुद की गलतियों का उसे एहसास हो, इसके लिए अपन समय देंगे ताकि उसके व्यवहार में क्या हो सके, सुधार हो सके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक नेता को होना चाहिए, लीडर कैसा होना चाहिए? लीडर के कौन से गुण हैं? तो लीडर कठोर नहीं होना चाहिए, लीडर कंजूस नहीं होना चाहिए, लीडर अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन लीडर कैसा होना चाहिए? लीडर गतिशील होना चाहिए। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान में रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं वो अपने इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन को दबाएं और बेल आइकन को भी दबाएं। अगला प्रश्न है, बालिका शिक्षा की महत्ता देने का प्रमुख कारण क्या है? बालिका शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, उनकी महत्ता दी जा रही है, इसका कारण क्या है? महिलाओं के पास समय की अधिकता है इसलिए दिए जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। महिलाओं की कमजोर शारीरिक क्षमता इसलिए दी जा रहा है, नहीं, बिल्कुल महिलाएं मजबूत है। और महिला जनसंख्या में कमी है इसलिए किया जा रहा है, नहीं। सामाजिक बदलाव में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, इसलिए महिलाओं की शिक्षा को, बालिका शिक्षा को बढ़ावा और महत्ता दी जा रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित होना चाहिए? लिखित सामग्री का अच्छा मूल्यांकन करना है तो किस पर आधारित होना चाहिए? जो कुछ पढ़ा जाता है उसे पुनः पेश करने की क्षमता होनी चाहिए, भाषाई अभिव्यक्ति होनी चाहिए, भाषाई और तार्किक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, या विषय की समझ होनी चाहिए। तो इसमें सबसे स्पष्ट जो उत्तर होगा, एकदम सही उत्तर होगा, वो होगा भाषाई और तार्किक अभिव्यक्ति। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं क्योंकि ये हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित करते हैं और भावी पीढ़ियों का उनमें संचार करते हैं, सामाजिक प्रगति के तरीकों और साधन को सुझाते हैं, सामाजिक समस्याओं का समाधान का सुझाव देते हैं। लेकिन इसमें ये जो प्रश्न उत्तर होगा, ये हमारी संस्कृति को, विद्यालय हमारी संस्कृति को, एक ऐसी मूल रूप से ऐसी सामाजिक संस्था है विद्यालय जो हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित करने का काम करते हैं विद्यालय, और भावी पीढ़ियों का भी उनका क्या करते हैं, संचार करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डिसलेक्सिया, अब देखो अपन जब भी पढ़ते हैं तो एक इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जहां पर जब अपन क्या कर देते हैं कि लेक्सिया, मतलब हो सकता है कि ये विकार किससे संबंधित है, लिखने से हो सकता है, ऐसा अपन मानते हैं, लेकिन लिखने से ना होकर ये किससे संबंधित होगा, पढ़ने के विकार से संबंधित होगा। क्योंकि जो लिखने से संबंधित है, लिखने से जो संबंधित है वो है डिसग्राफिया, ठीक है ना। कौन सा विकार है? डिसग्राफिया। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, अपने काफी क्लासेज में चर्चा की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ठीक है ना। अब देखो, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए,
ठीक है ना। बच्चे का क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ये विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का, यानी शिक्षण के साथ साथ अन्य जितनी भी क्रिया हैं, उन क्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप जितने भी अभी स्टूडेंट्स जुड़े हैं वो याद रखें, इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर, मान लो एक ऐसा लीडर है और अपनी टीम में कुछ कमी है, कोई गलती हो जाए टीम से, तो वो लीडर क्या करेगा, नेता क्या करेगा? जिम्मेदारी स्वयं पर लेता है, संपूर्ण टीम को जिम्मेदार बताता है, बाहरी कारक को जिम्मेदार बताता है, या त्रुटि होने पर? देखो, अपने कई बार क्रिकेट की टीमों में कप्तान को देखा है, कप्तान ये करता है कि जैसे मान लो कुछ खिलाड़ी अच्छा नहीं खेले हैं, फिर भी वो कहता है कि हम ये सब की हमारी हार है या मेरी है कमी, यानी वो जितनी भी हार की जिम्मेदारी हो या कोई भी कमी की जिम्मेदारी हो या त्रुटि की जिम्मेदारी हो, स्वयं अपने ऊपर लेता है। ठीक है ना। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अपने को क्या मानना है, एक शिक्षक होने के नाते साथ साथ अपने को एक नेता भी मानना है, क्योंकि टीचर एक कक्षा में लीडर के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है। शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है, शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए, शिक्षक ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए, शिक्षण का विषय स्थिर होना चाहिए, छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो इसका अपने उत्तर होगा 4 नंबर डी, यानी छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो, अगला प्रश्न अपने लिए, अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। विकास कहा जाता है? बिल्कुल गलत। परिपक्व कहा जाता है? नहीं। वृद्धि कहा जाता है? नहीं। तो क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। क्योंकि आपको ध्यान रखना है, एक तो शब्द आया है अनुभव पर आधारित और एक शब्द आया है स्थायी परिवर्तन। सीखना क्या होता है? सीखना होता है स्थायी परिवर्तन होता है। और सीखना क्या होता है? कैसा परिवर्तन होना चाहिए? कैसा परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए स्थायी। और वो परिवर्तन किसमें होना चाहिए? वो परिवर्तन होना चाहिए व्यवहार में। वो परिवर्तन किसमें होना चाहिए? अनुभवों। ठीक है ना। तो आपने एक परिभाषा पढ़ी होगी गेट्स की, कि प्रशिक्षण अनुभव व प्रशिक्षण से प्राप्त जो ज्ञान होता है उसे क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। ठीक है ना। और एक व्यक्ति है जिसका नाम है स्किनर महोदय, उन्होंने अधिगम को क्या माना है? विकास की उत्तरोत्तर प्रक्रिया माना है। विकास की क्या माना है? उत्तरोत्तर प्रक्रिया माना है। ठीक है, इस बात का विशेष पर ध्यान रखना होगा कि स्किनर ने ये उत्तरोत्तर शब्द याद रखना। अगला देखो, अगला प्रश्न है, एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश नहीं होना चाहिए। देखो, कोई भी अपन प्रभावी संप्रेषण स्थापित करना चाहते हैं तो वो कैसा होना चाहिए? संदेश संक्षिप्त होना चाहिए, संदेश विनम्र होना चाहिए, अपने संदेश होता है वो संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन उस संदेश के क्या नहीं होने चाहिए? एक से अधिक अर्थ नहीं होने चाहिए। यदि एक से अधिक अर्थ होंगे तो संप्रेषण स्थापित नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है, नवीन मौलिक व उपयुक्त विचारों या कार्यों को उत्पन्न करने की जो योग्यता होती है वो किसमें होती है? नवीन मौलिक उपयुक्त विचारों को या कार्यों को उत्पन्न करने वाली जो होती बात, वो होती है सृजनात्मकता में। ठीक है ना। ये योग्यता क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। एक शिक्षक स्वयं और शिक्षार्थियों में रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है? देखो, एक शिक्षक है स्वयं में और अपने विद्यार्थियों में रचनात्मकता पैदा करनी, विकसित करनी है, तो वो क्या करेगा? रचनात्मक कार्यों की प्रशंसा करेगा, नए लक्ष्य निर्धारित करेगा, नई अद्यतन जानकारी देगा, या विचारों उत्तेजक खेल खेल कर करेगा? तो इसमें अपने उत्तर सही होगा विचारों उत्तेजक खेल खेल कर वो बच्चा, वो टीचर क्या करेगा? स्वयं में और साथियों में रचनात्मकता पैदा करने का काम करेगा। ठीक है।
देखो अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे भाई? एक आप अध्यापक है, टीचर है, और आप अपने संप्रेषण को, कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? तो आप जोर से बोलेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। आप क्या करेंगे? अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे, समुचित शब्दों का प्रयोग करेंगे, या विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानने का प्रयास करेंगे? तो ये है अपने विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण, देखो अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है, उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है क्या होनी चाहिए? विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। देखो इसमें निष्पक्ष, विश्वसनीय होना चाहिए, वैध होना चाहिए, ठीक है। हाँ, स्पष्ट तो बिल्कुल नहीं चलेगा, विश्वसनीय होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन पहला जो ऑप्शन है उसमें अपने को तीनों बातें मिलती है, विश्वसनीय भी होना चाहिए, वैध भी होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए, इसलिए ये अपना ऑप्शन एक नंबर सही होगा। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है? ठीक है ना, तो इसमें अपन चर्चा कर चुके हैं, तो ये होगा। अगला प्रश्न है, कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है। देखो एक अच्छा लीडर होता है, बढ़िया नेतृत्व करता है, तो उस नेतृत्व की उसका रहस्य क्या है? वो सफल हो रहा है व्यक्ति, तो उसमें समूह में सामंजस्य की उपस्थिति होती है, ये ठीक बात है। समूह हित में गतिविधि होती है, ये भी बात ठीक है। उदासीनता, लेकिन समूह में आपसी क्या है? विश्वास होता है, तभी वो सफल नेतृत्व, कुशल नेतृत्व में सफलता का वो रहस्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है, किसके द्वारा होता है? तो पूर्व धारणा का जितना भी विकास होता है वो किसके द्वारा होता है? अभिभावकों के द्वारा होता है। विद्यार्थियों किसके द्वारा होता है? वो पूर्व धारणा का विकास अभिभावकों के द्वारा होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि पक्षपातपूर्ण और क्या होगी? व्यक्तिनिष्ठ। देखो व्यक्तिनिष्ठ और पक्षपातपूर्ण, ऐसी मूल्यांकन विधि को क्या कहते हैं? कौन सी हो सकती है? तो वो होती है उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे क्या बढ़ाना है? सहयोग बढ़ाना है, सहयोग की भावना बढ़ानी है। तो निम्न में से कौन सा अपने बिंदु है वो प्रभावशाली होगा? व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन करना चाहिए, कंपटीशन से हमेशा प्रतिस्पर्धा बढ़ेंगे तो उससे सहयोग नहीं बढ़ेगा। गृह कार्य देने से भी सहयोग नहीं बढ़ेगा। सहयोग पर पुस्तकें बताएंगे तो ये भी ठीक नहीं रहेगा। इसके लिए सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए समूह खेलों का आयोजन करेंगे, तो उससे क्या होगा? सहयोग की भावना का विकास होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं तो इस क्लास को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी लिखें। निम्नलिखित, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है? ठीक है ना, क्या करती है? अभिप्रेरणा की सहायता करती है। प्रश्न ये कह रहा है, तो सहायता करने वाली बहुत आसान कार्य देना, ये तो मोटिवेशन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक फीडबैक देना ये भी ठीक नहीं है। प्रयत्नों की अपेक्षा बुद्धि को श्रेय देना ये भी ठीक नहीं है। स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना किसमें सहायता करती है? अभिप्रेरणा में सहायता करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दिव्यांग छात्र पढ़ाना हो, सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दिव्यांग छात्र पढ़ाने का अवसर मिले, कैसा छात्र पढ़ाना है? दिव्यांग छात्र पढ़ाना है, तो आप उस कक्षा में किस प्रकार का शिक्षण देना पसंद करेंगे? ठीक है ना, तो अपने ये ध्यान रखना है, अपने एक सामान्य छात्र पढ़ाने के साथ साथ अपने को दिव्यांग छात्र पढ़ाना है, तो अपने ये जो ऑप्शन है डी नंबर ऑप्शन वो सही होगा, क्योंकि आगे की पंक्ति में दिव्यांग छात्र को अपन बिठाएंगे और सुविधाजनक गति से अध्यापन का प्रयास, शिक्षण करवाने का प्रयास करेंगे। तो ये अपने ऑप्शन सही होगा, क्योंकि
उस पर यदि ध्यान नहीं देंगे तो अधिकांश विद्यार्थियों को परेशान हो सकती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। कक्षा में सहानुभूतिपूर्ण उसका ध्यान रखेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन ये जो ऑप्शन अपन ने चर्चा की है, डी नंबर ऑप्शन अपने सही होगा। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण विधि को चयन में ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण विधियों का चयन करना है तो अपने को किस बात का ध्यान रखना है? विद्यार्थियों के मानसिक स्तर का ध्यान रखना है, ये ठीक बात है। लेकिन उपलब्ध संसाधनों पर ये ठीक नहीं है। विद्यार्थियों के जेंडर पर, विद्यार्थियों का लिंग कौन सा है, इस पर ध्यान देना चाहिए शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए। इस बात को अपन नहीं मान सकते, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जितनी भी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, ध्यान में रखेंगे चयन का, तो विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है उसको ध्यान में रखते हुए अपन शिक्षण विधियों का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता से संबंधित है कौन सा चिंतन है? चिंतन दो प्रकार के होते हैं, अभिसारी और अपसारी चिंतन। दो प्रकार के चिंतन होते हैं। निम्न में से सृजनात्मकता से संबंधित कौन सा है? तो ये है अपसारी चिंतन। कौन सा चिंतन? अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? धमकी भरा होना चाहिए, कक्षा में बिल्कुल भी धमकियां नहीं चलती है। ध्यान रखने वाला होना चाहिए, सम्मानपूर्ण होना चाहिए, या ठीक है ना, तो माहौल नहीं होना चाहिए तो नहीं होने वाला, तो धमकी भरा माहौल कक्षा में नहीं होना चाहिए। बरोबर। अगले प्रश्न, टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के कौन से आयाम हैं? टॉरेंस के अनुसार जो सृजनात्मकता के आयाम हैं, मौलिकता, लचीलापन और धारा प्रवाहिता, ये टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के आयाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है? अच्छा वेतन देकर कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है क्या? नहीं। कठोर प्रशासन द्वारा? नहीं। उसके कार्यों की क्या करके? सराहना करके। क्या किया जा सकता है? टीचर हमेशा क्या चाहता है? सराहना चाहता है। पदोन्नति उसको कार्य से मिलती है, लेकिन टीचर हमेशा क्या चाहता है? सराहना चाहता है। एक अध्यापक यही चाहता है अपने जीवन में। देखो, ग्रीष्म अवकाश में व्यवसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? ग्रीष्म अवकाश में इसका किया गया है, तो ग्रीष्म अवकाश हेतु पूर्व नियोजित कार्यक्रमों को स्थगित कर व्यवसायिक संवर्धन कार्यक्रम में अपन क्या करेंगे? जाएंगे। ठीक है, इस बात का अपने को विशेष तौर पर ध्यान रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में कौन सी बात का अपन ध्यान रखेंगे? रिपोर्ट कार्ड बनाने में कौन सी बात का अपन ध्यान रखेंगे? इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो रिपोर्ट स्वव्याख्यात्मक होनी चाहिए। रिपोर्ट में विद्यालय द्वारा तय किए गए सभी मानदंड होने चाहिए। रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक टिप्पणियां होनी चाहिए। रिपोर्टिंग करते समय भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन कैसी नहीं होनी चाहिए टिप्पणियां? ठीक है ना, नकारात्मक टिप्पणियां रिपोर्ट कार्ड में नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, WHO द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मूल जीवन कौशल में किसे शामिल नहीं किया गया है? बात बच्चों, स्टूडेंट्स, नहीं का भी ध्यान रखना है कि अंतर व्यक्ति संबंध कौशल का बिल्कुल शामिल किया गया है। आत्म जागरूक समस्या समाधान कौशल को, ठीक है, आत्म जागरूकता को शामिल किया गया है, लेकिन गणितीय कौशल को शामिल नहीं किया गया है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? सबसे बड़ी, टीचर के लिए कौन सी सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है? तो छात्रों को गृह कार्य करवाना, ये तो ठीक है, काम कोई चुनौती वाला काम नहीं है। प्रश्न पत्र तैयार करना भी ये चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये भी कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन शिक्षण प्रक्रिया को, अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजक बनाना, ये टीचर के लिए क्या है? बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बड़ी सहायता करेंगे। एक अध्यापक कक्षा के वातावरण को सुखद रखता है
ऐसा क्यों करता है सुखद वातावरण बनाने के लिए? टीचर ऐसा क्यों करता है? तो विद्यार्थी प्रधानाचार्य से शिकायत ना करे, समय आसानी से गुजर जाए, सुखद मनोस्थिति से विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं, विद्यार्थी चुप रहे, वो अपना व्यक्तिगत कार्य कर सके, इसलिए वो सुखद वातावरण, ठीक है ना, सुखद वातावरण का क्या करेंगे? हाँ, इस प्रकार से अपने को अगली बातों का ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को अध्ययन विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा तरीका उचित होगा? विद्यार्थियों को रटकर सीखने के लिए कहना, नोट्स देना, महत्वपूर्ण प्रश्न बनाना, विद्यार्थियों से वो क्या देना? फीडबैक देना, प्रेरित करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में के कौन सा सीसीई प्रणाली का के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है? कौन सा जो है, तो परिवार का जो कार्य क्षेत्र है ये सीसीई में नहीं होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है? देखो, अपन ने अधिगम की विशेषताएं पढ़ी थी, उस समय पढ़ी थी, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है। अधिगम हमेशा कैसा होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। अधिगम में परिवर्तन किया जा सकता है। अधिगम परिपक्वता है, ये परिपक्वता वाला ऑप्शन गलत होगा। अधिगम परिपक्वता नहीं है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सृजनशील व्यक्तियों के बारे में गलत है? कौन सा कथन सृजनशील व्यक्तियों के बारे में गलत है? तो सृजनशील व्यापक होता है, सृजनशील व्यक्तियों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है। अपने को क्या करना है? कौन सा कथन गलत है, इस बात को निकालना है। सृजनशील व्यक्ति चिंतन तथा कार्यों में लचीलापन दिखाते हैं। सृजनशील व्यक्ति अधिकतर पारंपरिक होते हैं और स्पष्ट विचारों में रुचि बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। इसमें अस्पष्ट विचारों में वो रुचि नहीं दिखाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। चलो, अगला प्रश्न है, छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है? किस रूप में सुधार किया जा सकता है? तो देखो, अपने बच्चे के काम का पर्यवेक्षण करके, अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करके, अपने बच्चों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएं और बच्चे की प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ अक्सर बातचीत करें। तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो होगा अपने बच्चे के कार्य का क्या करें? पर्यवेक्षण करें, ये अपने सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता को विद्यार्थियों में प्रोत्साहित करता है? मस्तिष्क उद्वेलन। कौन सा? मस्तिष्क उद्वेलन प्रभावित करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए। सामाजिक विकास में केवल पढ़ाने में होनी चाहिए, स्व विकास में होने चाहिए, सामाजिक विकास में होनी चाहिए, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक अध्यापक के रूप में, टीचर के रूप में आप सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको देंगे? तो बच्चों में आलोचनात्मक और वैज्ञानिक चिंतन के विकास को बढ़ावा देंगे, समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने को बल देंगे, धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने हेतु प्रयास करेंगे। बच्चों में किस शिक्षा का करेंगे? तो अपने सबसे बच्चों में आलोचनात्मक और वैज्ञानिक विकास को, चिंतन को क्या करेंगे? प्राथमिकता सबसे ज्यादा देंगे। अगला प्रश्न है, नई गतिविधियों और उत्पादक कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? कोई भी सहयोग, नई गतिविधियों और उत्पादक कार्यों में संलग्नता के लिए पहल करने, प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापकों को गलतियों के प्रति सहनशील नहीं होता है, विद्यार्थियों को अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना और उस दिशा में काम करना सिखाता है, विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देता है, कोई भी सहयोग नहीं देता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए?
वो जैसा बालक कर रहे हैं उन्हें वैसा ही करना दें। ये उन्हें पसंद है, जो उनको बच्चों को पसंद है वैसा करने दिया जाए क्या? ये गलत होगा। छात्रों के साथ सख्ती से पेश आए, छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्याएं दें, उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी का सही मूल्यांकन संभव है? कौन सी विधि द्वारा अपने कौन सी विधि द्वारा विद्यार्थी का सही मूल्यांकन संभव हो सकता है? पाठ्यक्रम अंत में मूल्यांकन, उससे अपने को सही पूरा मालूम नहीं हो पाएगा। साल में 2 बार मूल्यांकन से भी नहीं, रचनात्मक मूल्यांकन नहीं, सतत मूल्यांकन यदि हो तो अपन विद्यार्थी का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। बरोबर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित किया? तो सबसे ध्यान रखना है, ये तो मारिया मोंटेसरी ने दी थी, मारिया मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी। लेकिन गांधी जी ने जो दी शिक्षा, वो कौन सी शिक्षा है? बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की। अगला प्रश्न है, एक किस प्रकार का नेतृत्व विद्यार्थियों के समुचित वृद्धि और विकास को बहुत अनुकूल और सहायक हो सकता है? कैसा कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक। कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक पाठ के पूरा होते ही एक परीक्षा लेता है, ये परीक्षा कहलाएगी? कैसी परीक्षा कहलाएगी? ज्ञान परीक्षण, अभिव्यक्ति परीक्षण, मूल्य परीक्षण, इकाई परीक्षण? कौन सी कहलाएगी? वो इकाई परीक्षण कहलाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई छात्र नियमित रूप से गृह कार्य करके नहीं ला रहा है, सही लगातार तरीके से नियमित रूप से गृह कार्य नहीं कर रहा है, तो आप इस दिन क्या करेंगे? अन्य शिक्षकों से चर्चा करेंगे, प्रधानाध्यापक से चर्चा कर निर्णय लेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे, अभिभावकों को सूचित करेंगे। पहले तो अपन क्या करेंगे? कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अपने इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसे घर भेज देना चाहिए, कालांश पूर्ण होने के बाद कारण जानना चाहिए, प्रधानाध्यापक सूचित करना चाहिए, देर से आने पर ध्यान नहीं दें, ये तो बात ठीक नहीं है। कालांश पूर्ण होने के बाद में कारण जाने, ये भी ठीक नहीं है। घर भेजना नहीं है, लेकिन ये क्या करेंगे? अपने प्रधानाध्यापक को कालांश पूर्ण होने के बाद में क्या करेंगे? कालांश पूर्ण होने के बाद में कारण को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखो, कालांश पूर्ण होने के बाद में कारण जानने का प्रयास करेंगे। 20 क्लास में आ गया है तो ठीक है। अगला, एक शिक्षक सफल हो सकता है, एक सफल शिक्षक कौन हो सकता है? तो छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता हो, छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करता हो, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करता हो, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता हो। एक शिक्षक सफल वही हो सकता है यदि वो अपने विषय पर क्या करे? सुव्यवस्थित ढंग से उसे क्या करे? प्रस्तुत करे। ठीक है ना? तो अपन ने आज की क्लास में ये सभी प्रश्नों का अपन ने क्या कर लिया? अध्ययन किया, और उम्मीद करता हूं ये सभी प्रश्न अपने क्या करेंगे? आपकी हेल्प करने का काम करेंगे। बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, ओके। हमें